हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लैग्रांजियन फॉर्मुलेशंस। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला चैप्टर कर चुके हैं, प्लस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसकी अप्रोच को चूज़ क्यों किया है, और पिछले दो चैप्टर्स में हम लोगों ने जो न्यूटन की अप्रोच डिस्कस की है उसमें क्या डिफ़िकल्टी हम लोगों ने फेस की, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी वर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन सॉल्विंग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स. However, if the system is subject to external constraints, solving the equations of motion may be difficult, and sometimes it may be difficult even to formulate them. तो ये बोल रहे हैं कि पिछले दो चैप्टर्स में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की वो सारी की सारी न्यूटन के लॉज पर बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने एक डिफ़िकल्टी फेस की कि वो जो हम लोगों ने अप्रोच यूज़ की है वो इंटरनल फोर्सेस पर तो बिल्कुल सही बैठ रही है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है एक्सटर्नल फोर्सेस की, किसी भी पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर, जब एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो न्यूटन के लॉज को वहाँ पे यूज़ करके एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना और उससे कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों ने न्यूटन के लॉ की अप्रोच को छोड़कर कुछ आगे न्यू इन्वेंट करने की कोशिश की। The forces of constraint are usually very complex or unknown, which make the formulas more difficult. To circumvent these difficulties, two different methods, that is Lagrange's and Hamilton formulations, have been developed. तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स हो गए या और डिफरेंट फोर्सेस हो गई, ये सारी की सारी कई बार बहुत ज़्यादा अननोन होती है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, या फिर कोई इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको सॉल्व करना हमारे बस में नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन के लॉ से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस की, जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने दो न्यू मेथड बनाए, एक तो लैग्रांजेस का और दूसरा हैमिल्टन का, ठीक है। दीज टेक्निक्स यूज एन एनर्जी अप्रोच एंड आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द न्यूटन फॉर्मूलाज फॉलो फ्रॉम इट। तो ये क्या करती हैं, दोनों टेक्निक्स किसी एक एनर्जी की अप्रोच को यूज़ करेंगे, हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों पर बेस्ड फिर हमारे पास न्यूटन फॉर्मूलाज भी आएंगी, जो कि इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं दोनों से आगे बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आफ्टर ऑल हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, दैट इज़ कंस्ट्रेंट। तो अब कंस्ट्रेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। मोशन दैट कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्रली इन एनी मैनर इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक मोशन जो अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकता, उसको किसी ना किसी एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसी की हेल्प से आगे बढ़ेगा, खुद ब खुद कोई काम नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। द कंडीशंस विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कहते हैं जो चीज़ें या जो कंडीशंस उस चीज़ के मोशन को आगे बढ़ने से रोकती हैं ना, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एक मोशन खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ सकता, उसको किसी ना किसी एक्सटर्नल चीज़ की हेल्प चाहिए, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। और उस मोशन को जो चीज़ें आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी कीड़ी चल रही है, आप आगे रख दो उसके पेंसिल या फिर हाथ रख दो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो आप लोग उसके लिए कंस्ट्रेंट का काम कर रहे हो ना, कि आप लोग उसका मोशन है यानी उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, गैस मॉलिक्यूल्स विद इन अ कंटेनर आर कंस्ट्रेंट बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल टू मूव ओनली इनसाइड द कंटेनर। अब गैस आप लोगों ने फिल कर दी एक कंटेनर के अंदर, किसी बॉटल के अंदर आप लोगों ने गैस फिल कर दी, तो उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस बॉटल से बाहर नहीं आ सकते, उनको ट्रैवल करना है तो वो उस बॉटल के दायरे में ही, उसकी वॉल्स के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से आप लोगों ने गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, ठीक है। आप लोगों ने उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, ठीक है। अब पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंस्ट्रेंट्स। कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों ने एक पार्टिकल रख दिया, वो सिर्फ उसकी बाउंड्री के आसपास घूमता रहेगा, पर उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो दैट इट कैन ओनली मूव ऑन द सर्फेस और द रीजन एक्सटीरियर टू द स्फीयर, ठीक है। देयर आर टू मोर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, दैट इज होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। अब हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। अब फर्दर जो कंस्ट्रेंट है वो फर्दर दो टाइप का है, दैट इज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। इन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट द कंडीशन ऑफ अ कंस्ट्रेंट आर एक्सप्रेसिबल एज इक्वेशन कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम
हैविंग द फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। कहते हैं कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है कि जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है ना, आप उसको एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें जो पार्टिकल्स है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें टी क्या है, टाइम है। ठीक है, R1 R2 R3 अप टू Rn क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, F क्या है, कोई फंक्शन अप्लाई किया गया है इन पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, we give below few typical examples of holonomic constraints. In a rigid body, the distance between any two particles of the body remains constant during motion. This is expressible as, तो क्या बोले, कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट इन द मोशन। तो कहते हैं कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, आप उनमें से कोई दो पार्टिकल उठा लो, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट रिजिड बॉडी। ठीक है, कहते हैं कि पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है ना फिक्स रहने वाला है। ठीक है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला उन दोनों के बीच में। और इस रिजिड बॉडी की जो मोशन है या इसकी जो इक्वेशन है ना, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके के साथ, इस तरीके से। दैट इज डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते होते हैं ना, दैट इज RI माइनस RJ। ठीक है, उसका मॉड होल स्क्वायर इक्वल्स टू CIJ होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें जो CIJ क्या है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर CIJ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स I एंड J। ठीक है, तो CIJ क्या है, मेरे पास कांस्टेंट डिस्टेंस है किसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में। और वो पार्टिकल्स हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं, दैट इज RI एंड RJ। ठीक है, अब मैं आपको बहुत क्लियर एक डिफरेंस बताती हूँ दोनों में कि होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक में क्या है। अगर आप इन इक्वेशंस को चेक करो, इनमें क्या क्या सिंबल यूज़ हो रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू, सब में इक्वल्स टू लगा है। ठीक है, लेकिन नॉन होलोनोमिक में ना हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरीके के सिंबल्स आएंगे नॉन होलोनोमिक में, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। मतलब हमारे पास कोई भी एक फिक्स कंडीशन नहीं आएगी कि हाँ वो चीज़ इक्वल है या वो चीज़ ग्रेटर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हमारे पास। नॉन होलोनोमिक में कंडीशन आएगी लेकिन थोड़ी सी चेंज होकर। ठीक है, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो कि हाँ वो इसी तरीके इक्वल ही आएगा। ठीक है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो होलोनोमिक है। बट दूसरी चीज़ क्या आ जाती है फिर, नॉन होलोनोमिक। ठीक है, द स्लाइडिंग ऑफ अ बीड ऑन अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A इन द XY प्लेन इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोगों ने कोई सर्कुलर वायर ले ली है, उसके बीच में एक बीड डाल दिया आपने। वो जो बीड आपने उस सर्कुलर वायर में डाला है, अगर उस बीड को मूव करना है तो वो सर्कल की वायर के बीच में ही मूव करेगा। उस वायर का रेडियस हम लोगों ने क्या लिया, A लिया है। और इस चीज़ की इक्वेशन को हम लोग, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। कहते हैं इसी सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोगों ने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, बस इसको डेरिवेटिव ले लिया इसका, नथिंग एल्स। ठीक है, डन। तो इसको हम लोग बोलते हैं होलोनोमिक। इक्वेशन 3.2 एंड 3.3 आर ऑफ द सेम फॉर्म एज ऑफ इक्वेशन 3.1। ये मेरी 3.1 थी। कहते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई हैं ये बिल्कुल उसी तरीके की हैं जिस तरीके से हम लोगों ने 3.1 एक जनरल सोल्यूशन दिया था, एक जनरल इक्वेशन फाइंड करके दी थी। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन डिनोटेड बाय, तो हम लोगों ने 3.3 की डेरिवेटिव की थी, उसका डिफरेंशियल निकाला था, तो हम लोगों ने 3.3.1 से उसको डिनोट किया। कैन बी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन, हाँ अगर हम लोग इसी का दोबारा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3.3 दोबारा से आ जाएगी। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो नोन एज इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स। कहते कि इट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि हम लोग डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं होलोनोमिक्स के ऊपर, तो इसलिए हम लोग होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स को इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, द टर्म इंटीग्रेबल इज यूज्ड हियर सिंस इक्वेशन 3.1 इज इक्वलेंट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेबल टर्म क्यों यूज़ की है, कहते हैं कि जो 3.1 इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, 3.4 के इक्वल है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपके पास 3.1 इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए हम लोग होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स को इंटीग्रेबल कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स आर दोज विच आर नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3.1। कहते हैं कि हम लोग जिन कंस्ट्रेंट्स को 3.1 इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। द कोऑर्डिनेट्स इन दिस केस आर रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय इनइक्वालिटीज और बाय नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल्स। कहते हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो किससे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इनइक्वालिटीज से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या फिर डेरिवेटिव की किसी फंक्शन के साथ वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है,
The constraint involved in the example of a particle placed on the surface of sphere is a non-holonomic which may be expressed as the inequality. कहते हैं कि जब हम लोगों ने constraints की डेफिनेशन दी थी कि कोई स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर के ऊपर कोई आपने पार्टिकल छोड़ दिया तो वो उसकी सरफेस की बाउंड्री पे ही घूमता रहेगा. कहते हैं वो जो चीज़ हम लोगों ने ली है ना एग्जाम्पल, वो एक नॉन होलोनॉमिक एग्जाम्पल है जिसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी. और इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है, इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, नॉन होलोनॉमिक है. ठीक है. गैस मॉलिक्यूल इन अ स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर, तो ये भी हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स में डेफिनेशन में एक एग्जांपल ली है. ठीक है. तो हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3.6 की हेल्प से हम लोग गैस मॉलिक्यूल वाली एग्जांपल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो कैपिटल आर है वो मेरे स्फेरिकल कंटेनर का क्या है, रेडियस है. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रोनोमस एंड रूनोमस कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. जो कंस्ट्रेंट टाइम पर डिपेंड नहीं करते ना, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्रोनोमस कंस्ट्रेंट्स, और जो टाइम पे डिपेंड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रूनोमस कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. कंस्ट्रेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सेक्रोनोमस एंड रूनोमस. अ सेक्रोनोमस कंस्ट्रेंट इज वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वेयर एज अ रूनोमस कंस्ट्रेंट contain time explicitly. A pendulum with an inextensible string of length L0 is described by the equation. तो पेंडुलम जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास L0 है, उसको हम लोग इस इक्वेशन डिफाइन करेंगे, दैट इज 3.7. अब इसमें आप देखो तो टाइम वेरिएबल कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, सिंक्रोनस कंस्ट्रेंट हो गया. अब इसी को अगर मैं, ये थी बात हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की. इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो फिक्स ही रहने वाली है लेंथ, उसकी चेंज नहीं होने वाली, मतलब स्ट्रिंग की. लेकिन एक्सटेंसिबल मतलब जिसको आप और खींच सकते हो, लेंथ चेंज कर सकते हो स्ट्रिंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. ठीक है. तो वो टाइम पे डिपेंड हो रही है उसकी इक्वेशन 3.8, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रूनोमस. ठीक है. तो कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन द सोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स. The coordinates Ri are no longer independent as they are connected by the equation of constraints. तो कहते हैं कि अब कोऑर्डिनेट्स थे जो हमारे पास, कहते हैं कि अब जो कॉन्स्टेंट्स थे हम लोग डिस्कस किए हैं, उन पर बेस्ड हमारे पास दो डिफिकल्टीज हमारे सामने आई. ठीक है. कहते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, आरआईज थे, वो सारे के सारे अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिखे जा चुके हैं. हम लोगों ने कितनी सारी इक्वेशंस देखी हैं, वो सारी की सारी आरआई पे बेस्ड थी. ठीक है. In the case of holonomic constraints, this difficulty is solved by the introduction of generalized coordinates. कहते हैं holonomic constraints की बात करें अगर हम, तो वो ये प्रॉब्लम है जो वो हम लोगों ने सॉल्व की विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम लोगों ने क्या किया, holonomic के ऊपर जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई कर दिया, जिससे हमारी ये हमारे कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट लिखने वाली जो विश थी, एक प्रॉब्लम हमारे पास सामने आई थी, वो सॉल्व हो गई. ठीक है. The second difficulty is due to the fact that the force of constraint cannot be specified explicitly. कहते हैं सेकेंड डिफिकल्टी जो हम लोगों ने फेस की वो ये थी कि जितनी भी हमारे पास फोर्सेस थी ना कंस्ट्रेंट्स की, उनको हम लोग अलग से नहीं लिख सकते थे. लाइक एक्सटर्नल फोर्स को अलग से डिफाइन करो, इंटरनल को अलग से डिफाइन करो, ऐसा नहीं था. कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स में फोर्सेस अप्लाई हो रही थे ना, वो सारी की सारी अननोन्स के अंदर गिनी जा रही थी, कि हमें नहीं मालूम कि ये फोर्सेस क्या हैं, इनका काम क्या है, एक्सेट्रा. तो ये सारी की सारी हमारे लिए अनजान थी. ठीक है. दे आर अमंग द अननोन ऑफ द प्रॉब्लम एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन. कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये फोर्सेस हैं क्या, तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसका कोई सोल्यूशन निकले ताकि हमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले, और इनके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इनके ऊपर क्या मेथड अप्लाई किया. दिस डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व इफ द प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड इन द लैग्रांजियन फॉर्म इन विच द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स डू नॉट अपीयर. कहते हैं तो हम लोगों ने हमारी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व की विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन. हम लोगों ने लैग्रांज का फॉर्म यूज़ किया ताकि हमारे पास ये जो फोर्सेस है कंस्ट्रेंट्स की, ये उसमें इंक्लूड ना हो. ठीक है. और हम एक प्रॉपर सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकें. ठीक है. तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है. The number of independent ways in which a mechanical system can move without violating any constraint is called a number of degree of freedom. तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि number of independent ways, इतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिसमें हमारे पास एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, वो मूव कर सके बिना किसी कंस्ट्रेंट के लॉ को या रूल को तोड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम कम्प्लीटली. कि एक पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. When a particle moves in a space, it has 3 degree of dimension. कि अगर कोई भी पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके पास हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. इफ़ इट इज़
कंस्ट्रेंट टू मूव अलॉन्ग अ स्पेस कर्व। तो कहते हैं अगर हम लोग उसको सपोज उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें कि तुझे सिर्फ पूरी की पूरी स्पेस में नहीं घूमना, बल्कि सिर्फ जो स्पेस की कर्व है यानी उसकी बाउंड्री है सिर्फ उस पर घूमना है, तो उसके पास उस टाइम पे सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा। वेयर एज इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ़ इट मूव्स इन अ प्लेन। कहते हैं लेकिन अगर उसी पार्टिकल को प्लेन में मूव करना पड़े, ठीक है, तो उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उस केस में। मतलब अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है वो स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। तो इट मीन्स उसको 3 वेरिएबल्स चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम डिफाइन करने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए उसको, 3 चाहिए। तो हमने वो कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स, वाई और जेड जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी। अगर इसी का दोबारा से डेरिवेटिव कर दो तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगर हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यूज हमें पता है ना, तो हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास पूरे के पूरे जितना भी सिस्टम है हमारे पास उसके पूरे के पूरे मोशन हमें पता लग जाए, ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की, कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे फ्री फ्रॉम क्या है, कॉन्स्टेंट्स, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की गई है, ठीक है। तो इसके लिए पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे टोटल में 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज मेरे पास 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें से k तो मैंने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिए, तो वो तो मेरे पास पीछे से कितने बचे, 3n माइनस k बचे, जिसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लूँगी, ठीक है। नाउ द सिस्टम हैज़ ओनली 3n माइनस k इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। पहले मेरे पास 3n थे, पर फिर मैंने उसके ऊपर k कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिए, तो पीछे से अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची, 3n माइनस k बची, जिसको मैंने इन वेरिएबल्स की हेल्प से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स किसकी फॉर्म में थे, आर की फॉर्म में थे, और न्यू ये देखो आर की फॉर्म में थे पुराने वाले, अब न्यू किसकी फॉर्म में आ गए, क्यू की फॉर्म में आ गए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कि आर से हम लोग क्या करेंगे, क्यू में शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके लिए मेरे पास इक्वेशन कुछ क्या आएगी, इस तरीके से बन जाएगी। बस क्या है, R1 की जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो अब जो न्यू हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन बनी है वो 3.10 से रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे जितने भी क्यू है ना, अगर मैं उन सबका डेरिवेटिव कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम की